दोस्तों, आजकल जेन ज़ी बड़ी चर्चा में है और वो चर्चा में बिना कारण नहीं है। दुनिया में कोई 8 अरब मतलब 8 बिलियन के आसपास लोग हैं और उसमें से कोई 2 बिलियन के करीब जेन ज़ी हैं। ये दुनिया की कुल पॉपुलेशन का, कुल आबादी का कोई 23% के आसपास बनता है। अगर आप इसमें से जेन अल्फा, जो हमारे पास अभी तक की लेटेस्ट जनरेशन है, अगर उसको दुनिया की पॉपुलेशन की गिनती से निकाल भी दें तो दुनिया में जो बाकी 6 अरब के आसपास लोग हैं उसमें जेन ज़ी का हिस्सा कोई 30% के आसपास बनता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की वर्किंग पॉपुलेशन में लगभग हर तीसरा बंदा जेन ज़ी का है और जेन ज़ी ना सिर्फ एक आइडिया के तौर पर बल्कि एक इकोनॉमिक फोर्स के तौर पर भी दुनिया को चला रही है। परंतु यही कारण नहीं है कि जेन ज़ी चर्चा में है। ये वो जनरेशन है जो डिजिटली अफ्लुएंट है, मतलब कि इंटरनेट इनकी नस नस में बसा हुआ है, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और ये जनरेशन जो आपके आसपास डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको स्वीकार करती है, सामाजिक मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है, करियर ड्रिवन है, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब दृढ़ विश्वास से लबालब है, उद्यमी है मतलब एंटरप्रेन्योरियल है। परंतु इसके साथ साथ इस जनरेशन के कुछ और फ्लिप साइड ट्रेट्स भी हैं, जैसे ये फाइनेंशियल एंजाइटी से सफ़र करते हैं कि ये अपनी आमदन को लेकर ज़्यादा आश्वस्त नहीं हैं। इसके अलावा कुछ सर्वेज ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि इस जनरेशन के लोग वर्क प्लेस एंगेजमेंट मतलब अपने काम करने वाले इन्वायरमेंट में वो बहुत गहरे या मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। इस जनरेशन में शॉर्ट अटेंशन स्पैन एक बहुत बड़ी कमी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण जो बिंज स्क्रॉलिंग मतलब लगातार रीलें देखने को माना गया है। ये जनरेशन हाइपर कनेक्टिव है, परंतु इसके बाद भी एक आइसोलेशन की जिंदगी जीते हैं। और एक और बड़ी बात कि ये जनरलिस्ट हैं। इस जनरेशन के पास हर मुद्दे पर एक राय है, परंतु वो राय कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सही है, बहुत शैलो है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि ये बात इस जनरेशन के हर शख्स पर सच है, क्योंकि लगभग हर जनरेशन अपनी नई या यंगर जनरेशन के बारे में यही कहती और सोचती है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा सुना कहा जा चुका है। अब दोस्तों, इस बात पर आते हैं कि ये जनरेशन होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। वैसे तो ह्यूमन बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन साइकिल के आधार पर एक जनरेशन का लाइफ स्पैन कोई 20 से 25 साल का माना जाता है। कुछ जगह पर ये 30 को भी टच कर रहा है। परंतु जब समाज शास्त्रियों या सोशियोलॉजिस्ट ने इस विषय पर काम शुरू किया तो उन्होंने एक जनरेशन का मतलब एक ऐसे वर्ग समूह या ग्रुप से निकाला जिनको एक ही किस्म के ऐतिहासिक और सामाजिक इवेंट्स ने प्रभावित किया हो। यही एक कारण है कि आपको जब समाजशास्त्री किसी जनरेशन की परिभाषा देते हैं तो उसमें टाइम स्पैन एक सा नहीं रहता है। जैसे जो रीसेंट हिस्ट्री में पहली रिकॉर्डेड जनरेशन है जिसका टाइम स्पैन 1883 से 1900 के बीच में माना गया है, जिसको लॉस्ट जनरेशन भी कहा गया, उनका टाइम स्पैन कोई 17 साल का है। दी ग्रेटेस्ट जनरेशन जो 20वीं सदी की पहली जनरेशन थी, उनका टाइम स्पैन कोई 27 साल का माना गया है। और इस सदी की पहली जनरेशन जिसको हम जेन ज़ी बोलते हैं, उनका टाइम स्पैन कोई 1997 से लेकर 2012 मतलब कोई 15 साल के आसपास का है। किसी भी जनरेशन के नाम रखने का फैशन अचानक ही शुरू नहीं हुआ। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ समाजशास्त्रियों ने जनरेशन की परिभाषा को एक ऐसे टाइम स्पैन के रूप में देखना शुरू किया जिनकी जिंदगी को एक ही किस्म की घटनाओं ने प्रभावित किया हो। वैसे तो जनरेशन को डिफाइन करने के पीछे जो प्रैक्टिकल मशीनरी है वो सोशियोलॉजी से नहीं बल्कि एक्चुरियल साइंस, वो साइंस जो इंश्योरेंस एल्गोरिदम के साथ डील करती है, उससे आई है। लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन फंड बेचने वाले कोहोर्ट लाइफ टेबल्स 18वीं और 19वीं सदी में भी यूज करते रहे हैं। उसके बाद वेलफेयर स्टेट के दौर में कुछ चीज़ों को समझाने या अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नई नई टर्म इजाद हुई, जैसे बेबी बूमर। तो वहां से जनरेशन के नाम रखने का चलन शुरू होता है। ये नामकरण का प्रचलन वेलफेयर स्टेट द्वारा प्लानिंग का भी हिस्सा था, जिसका मकसद ये बताना था कि भविष्य में कितने स्कूल्स, सोशल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स या हॉस्पिटल चाहिए। इसके बाद इसको अर्थशास्त्रियों ने भी मतलब इकोनॉमिस्ट ने भी अपना लिया, जिन्होंने वेलफेयर स्टेट अकाउंटिंग के लिए इन टर्म्स का खूब उपयोग किया। और जब ये बेबी बूमर जैसी टर्म्स मीडिया और मार्केट वालों के हथे चढ़ी तो फिर इसका उपयोग अपनी नई थ्योरीज को की जनरलाइजेशन और मार्केटिंग के लिए भी किया गया।
वैसे तो हर जनरेशन को ये लगता है कि उनकी स्ट्रगल पहले वाली जनरेशन से बहुत अलग है और बहुत सख्त है। आपने जनरेशन जेन एक्स या जेन वाई वाले लोग जो 1965 और 1995 के बीच वाले 30 सालों में जन्मे हैं, उनको अक्सर ये कहते सुना होगा कि हमारी जनरेशन वो है जिसने माँ बाप से भी डांट खाई है और अपने बच्चों से भी। सच ये है कि हर जनरेशन अपने माँ बाप से भी डांट खाती है और बच्चों से भी, बस वो डांट खाने के तौर तरीके थोड़े बदल जाते हैं। दी ग्रेटेस्ट जनरेशन के जन्म का टाइम स्पैन 1900 से 1927 तक का माना जाता है, मतलब 20वीं सदी के शुरुआत के पहले 25 साल। और जेन जी का टाइम स्पैन 21वीं सदी के पहले 15 साल, मतलब 1997 से 2012 का माना जाता है। इन दोनों जनरेशन में कोई 100 साल का फासला है। एक जनरेशन 20वीं सदी की पहली जनरेशन है और दूसरी 21वीं सदी की। और ये अक्सर कहा जाता है कि जेन जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो किसी और जनरेशन ने नहीं देखी हैं। परंतु क्या ये वाकई सच है? अगर आप 5-6 नुक्तों को लेकर दोनों जनरेशन जिनमें 100 साल का फासला है, अगर उनकी एक दूसरे के साथ तुलना करें तो शायद कहानी कुछ समझ आ जाए। इसको समझने के लिए 5-6 नुक्ते हैं। इन दोनों जनरेशन में पहला कॉमन फैक्टर है, वो है आर्थिक हालात, इकोनॉमिक कंडीशंस और घर बनाने और बसाने की समस्या। और ये दुश्वारियां दोनों जनरेशन ने फेस की हैं। द ग्रेटेस्ट जनरेशन का जो पहला डिफाइनिंग एक्सपीरियंस था वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था, जब दुनिया में बेरोजगारी की दर 20 से 30% के दरमियान थी, मतलब हर तीसरा बंदा बेरोजगार था। इसका मतलब ये भी है कि उस जनरेशन ने अपनी पारिवारिक आमदन में भारी गिरावट देखी। लगभग ऐसे ही हालात जेन जी ने भी देखे हैं, जिन्होंने पहले 2008 का ग्लोबल मेल्टडाउन, फिर 2012 का यूरोपियन यूनियन का क्राइसिस और फिर दुनिया भर में कोविड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आई मंदी ने जेन जी का मनोबल उसी तरह से तोड़ा है जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन के वक्त की जनरेशन का टूटा था। इसी वजह से इन दोनों जनरेशन के लोगों ने एक समस्या कॉमन देखी है, वो है घर बनाने और बसाने की। 100 साल पहले द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से आई आर्थिक तंगी में नौजवान लोगों ने अपनी शादी देरी से की और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे गिर गया, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे थे जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप जेन जी का वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखें तो वो भी शादी देरी से कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट 1 से भी नीचे गिर गया, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.3 से बहुत नीचे है। इसका मतलब है कि एक औरत अपनी प्रोडक्टिव एज में औसतन 1 से भी कम बच्चा पैदा कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इस असुरक्षा या इनसिक्योरिटी की वजह से जो होम ओनरशिप है, मतलब अपना घर खरीदने की क्षमता, उसके लेवल दुनिया भर में नीचे आए हैं। और ये भी उसी ट्रेंड से मेल खाता है जिसका सामना द ग्रेटेस्ट जनरेशन ने 1930 के आसपास किया था। इसके अलावा अपना घर कैसे खरीदा जाए, ये समस्या 100 साल पहले की जनरेशन को भी थी और लगभग ऐसी ही दिक्कत जेन जी भी फेस कर रही है। जैसे लंदन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने किराए पर अपनी आमदन का 80% से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और आपको ऐसे बहुत सारे देश मिल जाएंगे जिनमें घरों की कीमतें आपकी सालाना आमदन से 10 से 15 गुना ज़्यादा हैं। इन दोनों जनरेशन में दूसरा बड़ा कॉमन फैक्टर है, वो है महामारी या पेंडेमिक। कोरोना शायद इस सदी का अभी तक का सबसे खतरनाक नोन वायरस था और इसने लोगों को ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावित किया। बच्चों के स्कूल छूट गए, लोगों का रोजगार छूट गया और दुनिया मानो ठप सी होकर रह गई। परंतु ये दुनिया में आने वाली पहली महामारी नहीं थी। इससे 100 साल पहले भी एक वायरस आया था, उसका नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू कहते हैं। नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड के मुताबिक इसने दुनिया भर में कोई 5 करोड़ के करीब लोगों की जान ली और दुनिया के लगभग 1/3 जनसंख्या को प्रभावित किया। इसे महज संजोग ही मान लीजिए कि ये दोनों जनरेशन जो 100 साल के फासले पर हैं, उन्होंने अपने पहले 20 सालों में बड़ी महामारियां देख चुकी हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है जंग, दहशत और इसके साथ जुड़ी हुई एंजाइटी और वैश्विक अस्थिरता, मतलब ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। आज से 100 साल पहले की जनरेशन को जिसने सबसे ज्यादा मानसिक रूप से प्रभावित किया वो थी पहली और दूसरी विश्व युद्ध।
आप सोचिए, ये जनरेशन जब अपने बचपन में थी तो वो पहले विश्व युद्ध को देख रही थी और फिर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी को। जेन जी के साथ भी यही हुआ। इनके बचपन की सबसे बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट 9/11 का ट्विन टावर अटैक था और उसके बाद अफगानिस्तान और इराक में मिलिट्री इंटरवेंशन। जब यही बच्चे जवान हुए तो वो रशिया, यूक्रेन और ईरान अमेरिका की जंग का सामना कर रहे हैं। चौथा फैक्टर, अगर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब्स कम हो रही हैं, जहां वर्करों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये एक नया फिनोमेना है, तो हमें जरूर ही 100 साल पीछे मुड़कर देखना चाहिए। 100 साल पहले भी एक जनरेशन थी जिसकी काम करने की और काम ढूंढने की और अपनी कमाई करने की क्षमता को मैकेनाइजेशन और असेंबली लाइन इंडस्ट्री ने बुरी तरह प्रभावित किया। अगर आप अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्ट्री को टेस्ट करें तो आपको ऐसे आंकड़े मिल जाएंगे जहां पर अमेरिकन और यूरोपियन एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर अडॉप्शन 1935 के बाद इतनी तेजी से बढ़ी कि वहां पर 80 लाख के करीब ऐसे काम करने वाले थे जिनको खेतीबाड़ी सेक्टर छोड़कर फैक्ट्री में अपनी रोजी रोटी ढूंढनी पड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जॉब मार्केट को कैसे प्रभावित कर रही है, इसके बारे में ज़्यादा खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो है एंट्री लेवल वाले लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पास करके जॉब मार्केट में नए आए हैं। आपको ऐसे बहुत सारे सर्वे मिल जाएंगे जो यही बताते हैं कि आप जेन जी में से किसी से भी बात करें तो उनका सबसे बड़ा शिकवा ये है कि उन्होंने जो पढ़ाई की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से उनके काम करने के मौके उनसे छीने जा रहे हैं। ये हालात जेन जी के लिए बेशक नए हैं, परंतु इससे 100 साल पहले की दी ग्रेटर जनरेशन भी इन्हीं हालातों से गुजर चुकी है। नंबर 5, एक्सट्रीमिज्म, पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन। 100 साल पहले 1930 में अमेरिका और यूरोप में जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी वो भी इन्हीं नौजवानों के बीच में थी और उस वक्त के जो समाजी और आर्थिक हालात थे उन्होंने बहुत सारी नेशनलिस्ट और रेसिस्ट मूवमेंट्स को जन्म दिया। आज भी यही कुछ हो रहा है। जब दुनिया ग्लोबलिज्म से सिकुड़कर अपने अपने नेशनलिज्म में समा रही है तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आप 100 साल पीछे चले गए हैं। अमेरिका में मेगा मूवमेंट, यूरोप की सियासत में राइट विंग सियासत का पुनरुत्थान, एशिया में नेशनलिस्टिक सरकारें। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी फिल्म को रिपीट पर देख रहे हैं जो आपने पहले भी देखी हुई थी। कोई वक्त था जब हम मानते थे कि पढ़ाई के साथ आदमी डी रेडिकलाइज्ड हो जाता है और लिबरल हो जाता है, परंतु अभी ऐसा लगता है पढ़ाई और रेडिकलाइजेशन एक ही दिशा में सफर करते दिख रहे हैं। नहीं तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई डॉक्टर ह्यूमन बम बन के किसी गाड़ी में फट जाता है, परंतु ये फिनोमेना भी नया नहीं है। आप 100 साल पहले डॉक्टर चार्ल्स कॉगलिन की नेशनल यूनियन ऑफ सोशल जस्टिस को इसी श्रेणी में रख सकते हैं। अमेरिका की 1936 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई 1 लाख से ज्यादा पेड मेंबर थे जो इस पार्टी या मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप आज के यूरोप में बढ़ रही राइट विंग रेडिकलाइज्ड पार्टियों की सपोर्ट को देखें तो इनके कारण भी लगभग वही है जो 1930 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद यूरोप या अमेरिका में थे। और आखिरी फैक्टर, शिक्षा में रुकावट और मानसिक स्वास्थ्य, इंटरप्टेड एजुकेशन एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रेन। 1930 के इकोनॉमिक डिप्रेशन ने लाखों विद्यार्थियों को उनके स्कूल से निकालकर सड़क पे ला खड़ा कर दिया। अकेले अमेरिका का अनुमान है कि कोई 2 लाख के करीब ऐसे विद्यार्थी थे जो स्कूलों से निकल गए। इसके साथ ही ग्रेटेस्ट जनरेशन ने पहली विश्व जंग भी देखी। हालांकि उस वक्त स्कूलों में पढ़ाई आज की तरह संगठित नहीं थी, परंतु फिर भी पहले विश्व युद्ध और इकोनॉमिक डिप्रेशन ने उस वक्त की शिक्षा पर बहुत गहरा असर डाला। बच्चों के स्कूल छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके परिवारों की जरूरत थी कि वो स्कूल छोड़कर काम करें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें। हालांकि कोविड के वक्त स्कूल बंद हुए और उसकी वजह कुछ और थी, जिसका असर ना सिर्फ परिवारों की आमदन बल्कि बच्चों की मानसिक सेहत और उनके सीखने की क्षमता पर भी पड़ा। बहुत सारी ऐसी स्टडीज आपको मिल जाएंगी जो ये बताती हैं कि स्कूल बंद होने की वजह से जो बच्चों में सीखने की क्षमता, मतलब उनकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो 7 महीने से 12 महीने तक पीछे पड़ गई। दोस्तों, आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये तुलना या कंपैरिजन सिर्फ ये समझने के लिए है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर जनरेशन को लगता है कि शायद उसी के साथ हो रही हैं, परंतु ये भी सच है कि उससे मिलती जुलती घटनाएं किसी न किसी रूप में पहले भी घट चुकी हैं
और उनसे पहले आने वाले लोग उनके साथ अपने तौर तरीके से निपट चुके हैं। है वही अफसाना लेकिन कहने वाले और हैं, है वही उन्वां मगर लंबी कहानी हो गई। आपको ये वीलॉग कैसे लगा? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही आपको किसी और विषय पर रिसर्च बेस्ड और फैक्ट्स लेकर मिलते हैं। रब रखा।